हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा मिट्रल स्टेनोसिस। जो है मिट्रल स्टेनोसिस जो है वो किस में आता है? वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ में। वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ हम किसको बोलते हैं? जो हार्ट डिजीज़ वॉल्व से रिलेटेड होती हैं, यानी कि वॉल्व्स जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम की वजह से जो डिजीज़ क्रिएट होती है उसको बोलते हैं हम वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़। और उन वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ के में से जो एक हार्ट डिजीज़ है वो है हमारी मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, या इसको हम कह सकते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं बाइकस्पिड स्टेनोसिस, क्योंकि जो मिट्रल वॉल्व है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो देखिए, मिट्रल स्टेनोसिस पढ़ने से पहले हम नॉर्मली जो हार्ट की फिजियोलॉजी है उसको थोड़ा सा समझेंगे कि हार्ट में क्या होता है। हार्ट में मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एक तो हमारा राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे हमारा होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हमारा सुपीरियर वेना कावा से और इन्फीरियर वेना कावा से क्या होता है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वो कहाँ पर आता है हमारे? वो आता है हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा यानी कि हमारे अपर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इन्फीरियर वेना कावा से हमारे लोअर पार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा सारा कहाँ पहुँचता है? सबसे पहले राइट एट्रियम में पहुँचता है, और राइट एट्रियम में पहुँचता है। फिर यहाँ पे जैसे ही राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक वॉल्व होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, और ये क्लोज होता है। क्या होगा हमारा? ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये क्लोज है। तो जैसे ही यहाँ पे ब्लड आएगा, ब्लड आने के बाद ब्लड क्या है हमारे यहाँ पे? ब्लड की वजह से क्या है? प्रेशर बढ़ने लगता है, और जब प्रेशर बढ़ते बढ़ते इतना प्रेशर हो जाता है कि जो कि राइट वेंट्रिकल से ज़्यादा होता है, तो क्या होता है? ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं और फिर ब्लड क्या है हमारा नीचे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ब्लड क्या होगा? यहाँ पे फिल होने लगेगा। जैसे यहाँ फिल होगा, यहाँ पे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये वॉल्व क्या होते हैं? फिर से क्लोज हो जाते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। जनरली हमारे जो वॉल्व होते हैं हार्ट के अंदर वो क्या करते हैं? ब्लड का यूनिडायरेक्शन में, मतलब कि इनका काम ये होता है कि ब्लड जो है हमारा वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे। अगर ये वॉल्व नहीं होता तो क्या होता है? ये ब्लड बैक फ्लो भी करता, क्योंकि यहाँ से जैसे ही हार्ट कांटेक्ट करता कुछ ब्लड तो लंग्स में जाता, लेकिन कुछ क्या है हमारा? बैक फ्लो कर जाता, क्योंकि यहाँ पे वॉल्व नहीं है। और ये वॉल्व क्या करेगा? जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, उसके वजह से क्या होगा? ये वॉल्व फिर क्या होगा हमारा? इस तरीके से होता है। जब ऊपर से प्रेशर बढ़ेगा तो खुल जाता है, फिर नीचे जब प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकल के अंदर तो ये क्लोज हो जाएगा ताकि बैक फ्लो ना हो सके। तो ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है। फिर जैसे यहाँ पे ब्लड फिल होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ से ब्लड होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है हमारा? ये हमारा एक पल्मोनरी वॉल्व है। जैसे ब्लड यहाँ पे फिल होने लगेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो पल्मोनरी वॉल्व क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, और इसके थ्रू क्या है? ब्लड फिर हमारा कहाँ जाता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू, आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में पहुँच जाता है। फिर लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यहाँ पे CO2 होती है, उसको वो यहाँ पे इस तरीके से दे देता है, और O2 को, ऑक्सीजन को ले लेता है, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है हमारा वो क्या है हमारा? इस तरीके से पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। और लेफ्ट एट्रियम में जैसे प्रेशर बढ़ता है तो हमारे ये जो हमारा वाल्व है इसको बोलते हैं हम मिट्रल वॉल्व। क्या कौन से वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व कहाँ होते हैं? हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मौजूद होता है। कौन सा? मिट्रल वॉल्व। फिर जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ से मिट्रल वॉल्व ओपन हो जाएगा, और ब्लड सारा क्या है हमारा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू फिर क्या है? वेंट्रिकल पंप करते हैं, और ये हमारा पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। ठीक है, लेकिन हमारा मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस में क्या हो रहा है? स्टेनोसिस का मतलब होता है एक प्रकार से नैरोइंग, मतलब जो वॉल्व है हमारा वो उसकी क्या हो गई है? नैरोइंग हो गई। मतलब इस तरीके से वॉल्व पूरा खुलता था, लेकिन अब वॉल्व जो है पूरी तरह से ओपन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इन जनरली क्या होता है कि हमारा जो वॉल्व है इसकी जो ओपनिंग होती है, मिट्रल वॉल्व की जो ओपनिंग होती है वो जनरली होती है हमारी 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये नॉर्मली इतना ओपन होता है, मतलब जब ये ओपन होता है तो उसका जो डायमीटर होगा पूरा वो 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। लेकिन मिट्रल स्टेनोसिस में क्या होगा, ये ओपनिंग पूरी तरह से नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, अगर ये कम होते होते अगर ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो जाए, कितना हो जाए, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या, वॉल्व की, मिट्रल वॉल्व की जो ओपनिंग है वो जनरली होती है 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन अगर वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो जाए तो क्या होगा, हमें मिट्रल स्टेनोसिस में क्या होंगे, सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेशेंट को क्या होगा, प्रॉब्लम होने लगेगी। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है अगर, तो इतना सिम्टम या सिम्टोमेटिक कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारा हार्ट है वो क्या है, कंपनसेट कर लेता है उसको। ठीक है, लेकिन अगर ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे चला जाए तो उसको हम बोलेंगे मिट्रल स्टेनोसिस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो वॉल्व है ये पूरी तरह से क्या है, ओपन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सर्कुलेशन ब्लड का इसी तरीके से हो गया, यहाँ से आया इस तरीके से गया, फिर यहाँ से हमारा लंग्स में गया, लंग्स से जैसे ही आएगा इस तरीके से यहाँ पे आ गया, लेकिन अब ये वॉल्व पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, ये ब्लड पूरी तरह से क्या नीचे आ पाएगा, नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, तो इस ये जो कंडीशन हमारी हो रही है, हार्ट वॉल्व की क्या हो रही है, नैरोइंग हो रही है। इस नैरोइंग को हम बोलेंगे मिट्रल स्टेनोसिस। क्या बोलेंगे, मिट्रल स्टेनोसिस। अब मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होंगी इसको अभी हम जानेंगे। पहले जानते हैं कि इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्या कारण है मिट्रल स्टेनोसिस का, क्या ऐसा क्यों हो रहा है। तो कॉजेज में अगर आप देखोगे तो RSD, रोमेटिक हार्ट डिजीज, रोमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है और इसमें क्या है, रोमेटिक हार्ट डिजीज में हमारा हार्ट भी इफेक्ट होता है। तो ये एक प्रकार की इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है। क्या होती है, इन्फ्लामेटरी। इसमें क्या होती है, हमारे जो हार्ट के वॉल्व है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है। तो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या है, इनके अंदर एक हार्डनिंग हो जाती है, हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, स्टिफ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके वजह से पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाते हैं। किस वजह से, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ये रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से ही होता है। ठीक है, तो पहला हमारा रीज़न हो गया रोमेटिक हार्ट डिजीज़, जो कि इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। दूसरा है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, एक क्या है, इन्फेक्शन है। किसका इन्फेक्शन है, इंटरनल जो लेयर होती है हमारी, किसकी, हार्ट की। ठीक है, हार्ट की जो इंटरनल लेयर होती है एंडोकार्डियम, उसमें क्या है, इन्फ्लामेशन हो गई। और ये जो हमारा क्या है, मिट्रल वॉल्व, ये भी एक प्रकार का एंडोकार्डाइटिस यानी एंडोकार्डियम का एक ही पार्ट होता है। तो उसके वजह से क्या होगी, जब इनमें एंडोकार्डाइटिस होगा, यानी कि एक प्रकार का इन्फ्लामेशन है ये एंडोकार्डियम का, तो उसके वजह से यहाँ पे वॉल्व में भी क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है। इन्फ्लामेशन की वजह से उसमें हार्डनिंग होगी और वो क्या होगा, स्टिफ हो जाता है और पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एंडोकार्डाइटिस इसका एक रीज़न और है। दूसरा है हमारा CHD यानी कंजेस्टिव जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, यानी किसी में ऐसा होता है, देखा जाता है पेशेंट में कि उसमें क्या है, कंजेनाइटल यानी कि जन्मजात, जब से उसका जन्म हुआ है तब से ही उसके हार्ट में, उसका जो हार्ट है, उसका जो मिट्रल वॉल्व है, उसमें ये प्रॉब्लम पहले से ही मौजूद है। ठीक है, वो किसी भी वजह से होती है कि कंजेनाइटल है। ठीक है, दूसरा है हमारा, इसके बाद चौथे में अगर हम चलें, 3 ये हो गए हैं। फिर है हमारा कैल्सिफिकेशन। किसी भी वजह से अगर जो हमारा हार्ट का जो मिट्रल वॉल्व है उसमें क्या हो जाए, कैल्सिफिकेशन हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा कैल्शियम का यहाँ पे डिपोजिशन हो गया। मान लीजिए ये जो वॉल्व है आराम से मूवेबल है और क्या है, हमारा मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इनके अंदर किसी प्रकार की स्टिफनेस नहीं है, लेकिन अगर इसमें कैल्सिफिकेशन हो जाए, कैल्शियम जमा होने लगे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, ठीक है, डिपोजिशन हो जाए किसका, कैल्शियम का, तो उसके वजह से, कैल्शियम के डिपोजिशन की वजह से भी क्या हो जाता है, इनके अंदर एक हार्डनिंग हो जाती है, टाइटनेस आ जाती है, जिसकी वजह से इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। और उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये मिट्रल स्टेनोसिस या मिट्रल वॉल्व की नैरोइंग देखने को मिलती है। तो हमारा कैल्सिफिकेशन भी एक हमारा बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, फिर है हमारा SLE एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इन्फ्लामेटरी। आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो आगे वीडियोस में बनाऊंगा तो उसमें देख लीजिएगा। तो जो SLE है उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये हमारा जो डिजीज़ है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और इसमें हमारा क्या है, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, और जो भी हमारे जॉइंट्स होते हैं और स्किन होते हैं, इसको क्या है, ये डिजीज़ क्या इफेक्ट करती है, और इसमें क्या करती है, इन्फ्लामेशन
क्रिएट करती है। ठीक है, तो SLE में क्या होता है, हमारा इन्फ्लामेशन होती है। कहाँ पे, हार्ट में हो सकती है, किडनी में हो सकती है, स्किन में हो सकती है, जॉइंट में हो सकती है। तो उस वजह से भी हमारे जब हार्ट में इन्फ्लामेशन वो क्रिएट करता है तो उस वजह से भी हमारे वॉल में क्या होगी, इन्फ्लामेशन हो जाती है और हार्डनिंग उसकी हो जाती है। तो SLE हो सकता है। उसके बाद है हमारा ट्यूमर। कोई ट्यूमर हो सकता है कोई ट्यूमर हो, यहाँ पे ट्यूमर आ गया। ठीक है, उस ट्यूमर के वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा ये ब्लॉक कर सकता है किसको, जैसे ये ओपनिंग तो हो रही है लेकिन यहाँ पे कोई ट्यूमर आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये ओपन तो हो रहा है, मान लीजिए ओपन है पूरी तरह से, लेकिन यहाँ पे एक ट्यूमर है, तो ये ट्यूमर की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे नैरोइंग हो गई, तो ब्लड क्या है, नीचे हमारा पूरी तरह से नहीं आ पाएगा। ठीक है, वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा ब्लड। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा ये हो सकता है। फिर है हमारा रेडिएशन थेरेपी। मान लीजिए आपको कोई लंग कैंसर है या किसी को ब्रेस्ट में सिस्ट है या ब्रेस्ट कैंसर है, तो उस वजह से क्या होगा, उसका जब रेडिएशन थेरेपी होती है कैंसर के लिए, तो उस टाइम क्या होता है, जब हम रेडिएशन थेरेपी लेते हैं तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं वॉल्व के हार्डनिंग के। रेडिएशन के वजह से भी क्या है, हमारे जो मिट्रल वॉल्व है या और दूसरे वॉल्व में, ये नहीं है कि मिट्रल वॉल्व में ही होगा, हो सकता है एओर्टिक वॉल्व में हो जाए, ट्राइकस्पिड वॉल्व में हो जाए, पल्मोनरी वॉल्व में हो जाए, किसी में भी हार्डनिंग हो सकती है। ठीक है, तो रेडिएशन के वजह से भी ये हार्डनिंग हो सकती है। तो ये जो है बहुत ही मेन जो कॉज थे मैंने आपको बता दिए, किसके, हमारे मिट्रल स्टेनोसिस के। अब मिट्रल स्टेनोसिस तो चलो हो गया। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को हमें मिलेंगे, ये जानते हैं। नॉर्मली हमने देखा है यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा था हमारा, ये नॉर्मल सर्कुलेशन है। ठीक है, यहाँ से ब्लड आएगा, फिर ये हमारा जैसे ही वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा और ये हमारा क्या है, पूरा सिस्टम में, बॉडी में क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया जाता है, पूरी बॉडी को ब्लड मिल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा यहाँ से तो ब्लड आ रहा है, देखो यहाँ से तो ये प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे मैं एक एल्वोलाई बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक एल्वोलाई बना दी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे और एल्वोलाई बना दिया है मैंने यहाँ पे, और ये मान लीजिए यहाँ से ये हमारी वेन्स है, आर्टरी है, सॉरी, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी हो गई। यहाँ से ले लेते हैं इसको, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, मान लीजिए इस तरीके से, और यहाँ से हमारी पल्मोनरी वेन है, ये यहाँ से पल्मोनरी वेन स्टार्ट हो गई। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा जिसमें CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ से हमें O2 मिल गया और ये ब्लड क्या है, हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में तो यहाँ पे ब्लड आ गया, लेकिन ये क्या है, नीचे की तरफ क्या है, वेंट्रिकल में, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा पा रहे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्व क्या है, नैरोइंग हो गई, वॉल्व पूरी तरह से ओपन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो क्या है, नीचे नहीं जा पाएगा। नीचे ना जाने के कारण क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड क्या है, एक्यूमुलेट होने लगेगा, जमा होने लगेगा। क्या होगा, ब्लड यहाँ पे जमा होने लगेगा, और जब ये ब्लड जमा होने लगेगा तो उसके वजह से क्या होगा, ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, इसका साइज़ क्या होगा, क्योंकि इसमें जमा होने लगेगा तो क्या होगा, इसका साइज़ क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डायलेटेशन हो जाएगा। किसका डायलेशन हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम का क्या होगा, साइज़ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जमा हो रहा है यहाँ पे ब्लड। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ ब्लड जमा होने लगेगा। मान लीजिए 100 ml आ रहा है, 30 ml है, इसको पंप का अंदर नीचे जा पा रहा है, तो यहाँ जमा होते होते एक कंडीशन ऐसे आएगी कि बैक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बैक फ्लो हो जाएगा, क्योंकि पीछे से तो ब्लड आ रहा है लेकिन आगे जा नहीं पा रहा, तो बैक फ्लो होने लगेगा। तो इस बैक फ्लो के वजह से यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड का क्या है, हमारा पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड क्या है, जमा होने लगेगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे क्या होगा, कंजेशन होने लगेगा, जमा होने लगेगा ब्लड, बैक फ्लो होने की वजह से। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा बैक फ्लो के वजह से फिर यहाँ पे आर्टरीज हैं, जब इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, उसके वजह से क्या है, कुछ फ्लूइड जो है हमारा एल्वोलाई में अंदर लीक होने लगेगा। फ्लूइड क्या होगा, लीक होने लगेगा, यहाँ पे ब्लड लीक होने लगेगा, फ्लूइड लीक होने लगेगा। तो इसके वजह से हमारा प्लूरल एडिमा हो सकता है, पल्मोनरी
प्लूरल एडिमा यहाँ पे होगा, यहाँ पे उसमें क्या है लीकिंग स्टार्ट हो जाएगी और लीक करके क्या है हमारा एल्वोलाई में या लंग्स में हम कह सकते हैं वो क्या है हमारा फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगेगा या ब्लड का एक्युमुलेशन होने लगेगा, लीकिंग होने लगेगी, जमा होने लगेगा। तो इसके वजह से क्या होगा हमारा प्लूरल एडिमा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और लंग्स के अंदर क्या होगा पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या क्या दिक्कत होगी हमारा, पहला है डिस्निया, डिस्निया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो मेन बात यह है कि CO2 और O2 का जो हमारा चेंजमेंट है वो सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आगे ब्लड का फ्लो नहीं है, कंजेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में जमा हो गया, उसके वजह से फ्लूइड लीक हो गया हमारे क्या एल्वोलाई में जमा हो गया। और एल्वोलाई का स्पेस क्या है, यहाँ पे एल्वोलाई का स्पेस भी कम हो रहा है, तो वहाँ पे कम ऑक्सीजन जितनी पहले आ पा रही थी जिस अमाउंट में उस अमाउंट में नहीं आ पाएगी, तो उसके वजह से यहाँ पे स्पेस भी कम हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा हमारा CO2 और O2 का जो भी हमारा चेंजमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो उस वजह से हमें क्या होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा है हमारा ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया क्या कंडीशन होती है, मैंने एक वीडियो भी बनाया इस पर। ऑर्थोपनिया ये कंडीशन है जिसमें कि अगर पेशेंट फ्लैट अगर लेट जाए जाके, जैसे कि मैं बेड पे लेट जाऊंगा अगर जाके, अगर पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है तो नॉर्मल ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट लेट जाए फ्लैट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए अगर हम फ्लैट हैं तो ज़्यादातर ब्लड हमारा ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर फ्लो करेगा, लेकिन जैसे हम लेटते हैं तो उसके वजह से क्या होगा हमारा जो हमारा वेनस रिटर्न है, मतलब हम लेटेंगे जैसे तो वेनस रिटर्न जो है पीछे से यहाँ से जो आने वाला है हमारा सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से क्या है ब्लड जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आएगा, और जितना ज़्यादा मात्रा में आएगा उतना ही हमारे यहाँ से आगे की तरफ जाएगा। कहाँ से, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए पल्मोनरी वेन के थ्रू, और यहाँ पे आगे का फ्लो बंद हो रखा है, तो उसकी वजह से बैक फ्लो की वजह से जितना होगा फ्लूइड वो क्या होगा हमारे लंग्स में जमा होने लग जाएगा, और हमारे लंग्स में क्या होगा एडिमा स्टार्ट हो जाएगा, फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगा, या कह सकते हो आप कंजेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसकी वजह से जैसे पेशेंट लेटने जाता है तो वो लेट नहीं पाता है, लेटेगा तो सोते टाइम उसको क्या होती है सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है, इसको बोलते हैं हम ऑर्थोपनिया। फिर है हमारा इसके बाद PND, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। प्रोक्सिमल का मतलब होता है अचानक, नॉक्टर्नल का मतलब हो गया यहाँ पे हमारा एक प्रकार का सिम्टम, और डिस्निया का मतलब है सांस लेने में दिक्कत। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन है इसमें पेशेंट गया, पेशेंट जाके सो गया, सोने के 2-3 घंटे बाद क्या होता है अचानक से उसकी सांस फूलती है और आँख खुल जाती है, आँख खुलेगी और बहुत ज़्यादा उसको सांस फूलने लगेगी, ऐसा लगेगा कि बस वो मर गया, मतलब इतना ज़्यादा उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। तो ये हमारी एक कंडीशन PND की है। ये किस में देखने को मिलेगा हमारा, किसमें, मिट्रल स्टेनोसिस या हार्ट फेलियर का ये एक सिम्टम है। ये भी जो सिम्टम है सारे ये भी हार्ट फेलियर के, एक प्रकार से ये भी हमारा हार्ट फेलियर हो रहा है। यहाँ पे हार्ट फेलियर किस तरीके से हो रहा है, देखिए यहाँ से तो ब्लड आ रहा है, लेकिन यहाँ वेंट्रिकल में जब ब्लड पूरी तरह से नहीं पहुँचेगा तो वेंट्रिकल में ब्लड क्या होगा, कम होगा, और वेंट्रिकल में जब ब्लड कम होगा तो पंप करेगा तो क्या है बहुत ही कम अमाउंट में क्या होगा ब्लड बॉडी तक पहुँच पाएगा। तो इसके वजह से क्या है हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूर्ण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। तो ये एक प्रकार से हार्ट फेलियर वाली कंडीशन ही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे PND क्यों हो रहा है हमारा, उसी वजह से जैसे पेशेंट लेटेगा फ्लैट पोजीशन में जाएगा, यहाँ पे पल्मोनरी कंजेशन होने लगेगा, बहुत ज़्यादा कंजेशन होगा, उसके वजह से क्या होगा हमारा बहुत ज़्यादा CO2 क्या है हमारे ब्लड के अंदर और लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से अचानक से क्या होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है पेशेंट को। फिर है फटीग, फटीग यानी कि थकान क्यों होगी, थकान क्यों होगी भाई, लो कार्डियक आउटपुट है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड आ नहीं रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम आ रहा है और वेंट्रिकल पंप कर रहा है तो कम मात्रा में ब्लड बॉडी में पहुँच रहा है, तो उसकी वजह से जब ऑक्सीजन पूरी बॉडी में नहीं मिलेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो उस वजह से क्या होगी थकान होगी पेशेंट को। फिर है हमारा एडिमा और एसाइटिस। अब एडिमा एसाइटिस क्यों मिलेगा, देखो यहाँ पे ये बैक फ्लो होने लगा, बैक फ्लो होने लगा, बैक फ्लो होने लगा, फिर ब्लैक फ्लो होते होते क्या होगा हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा फ्लूइड वापस आने लगता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल में फ्लूइड आने लगता है, ब्लड आने लगता है, फिर ये बैक फ्लो करके हमारा यहाँ पर भी राइट एट्रियम में भी क्या होगा ब्लड जमा होने लगता है। तो धीरे धीरे क्या है हमारा ये भी क्या होगा हमारा राइट वेंट्रिकल भी क्या होगा हमारा डायलेट होने लगेगा और राइट एट्रियम में डायलेट होने लगेगा, यानी कि एक प्रकार से हमारा ये जो है राइट हार्ट ये भी फेल करने लगता है, पहले डायलेट करेगा और फेल होने लगेगा। उस वजह से जब ये यहाँ से बैक फ्लो होने लगेगा, बैक फ्लो होने लगेगा तो उसके वजह से भी ये ब्लड जो नीचे से आ रहा है हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज से आ रहा है,
वो क्या है, रिवर्स फ्लो हो रहा है। तो रिवर्स फ्लो की वजह से हमारे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, पेडल एडिमा हमें देखने को मिलेगा। तो एडिमा देखने को मिलेगा, पैरों में सूजन आ जाएगी, क्योंकि आगे पूरा सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा, तो बैक फ्लो हो रहा है, तो बैक फ्लो की वजह से पैरों में सूजन आएगी। ठीक है, तो एडिमा देखने को मिलेगा। दूसरा है हमारा एसाइटिस। एसाइटिस हमारा क्या है, जो पेरिटोनियम होती है हमारी, उसमें क्या है, फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एसाइटिस और ये सब हमें किस वजह से देखने को मिलेगा, राइट हार्ट फेलियर की। मतलब ऐसी कंडीशन हो गई, ये बढ़ते 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 जब ये कंडीशन इतनी बढ़ गई कि हमारा राइट हार्ट भी जब फेल हो जाएगा, उसका उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, एडिमा और एसाइटिस। फिर है पाल्पिटेशन। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद पाल्पिटेशन। अब पाल्पिटेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें अपनी हार्ट रेट क्या है पता लगती है। मतलब अभी हम जनरली जैसे कि हम नॉर्मल रहता है, हमें पता नहीं लगता हार्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन पाल्पिटेशन में दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है कि हमें पता लगने लगता है। अगर हमें अपनी हार्ट की जो हार्ट रेट है पता लगने लगे, ठीक है, हम उसको महसूस करने लगे, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पाल्पिटेशन। और ये पाल्पिटेशन होता है बेसिकली एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से। अब क्या है एट्रियल फिब्रिलेशन, देखें जब यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगा, यहाँ से जाएगा नहीं, तो लेफ्ट जो हमारा एट्रियम है वो कोशिश करता है कि उसको जल्दी से जल्दी पंप किया जाए, क्योंकि यहाँ पे भी उसको पे प्रेशर पड़ रहा है। तो वो क्या करता है अपना एकदम से क्या होगा, उसमें हार्ट रेट क्या है, मतलब जो हमारा एट्रियम है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी क्या है वो क्या होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारी हार्ट रेट बढ़ने लगती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी एक प्रकार से क्या है प्रेशर डालेगा ताकि ये ब्लड जल्दी से जल्दी निकल जाए। फटफड़ाने लगता है एक प्रकार से, आप कैसे फटफड़ाने लगता है ना हार्ट, मतलब ये क्या है, हमारा लेफ्ट एट्रियम हमारा फटफड़ाने लगेगा। मतलब इससे क्या होगा, हमारा जो हार्ट रेट इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से तेज से चलने लगती है। तो इसको बोलते हैं हम एट्रियल फिब्रिलेशन। और एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों होगा हमारा, क्योंकि ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो अपना रेट को बढ़ाता है। तो इस वजह से हमारी हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलेगी, इसमें टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। ठीक है, किसकी वजह से, एट्रियल फिब्रिलेशन के वजह से। फिर है हमारा हेमेप्टोसिस। हेमेप्टोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा क्या है, स्पूटम के साथ या जब हम जैसी खांसी करते हैं उसके साथ क्या है हमारा, अगर ब्लड आने लगे तो उसको बोलते हैं हेमेप्टोसिस। हेमेप्टोसिस क्या होगा, यहाँ पे बैक फ्लो हो रहा है, बैक फ्लो होते होते आर्टरी में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ते बढ़ते क्या होगा, कई बार जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं हमारी लंग्स के अंदर वो फट जाती हैं, और स्मॉल आर्टरी का रप्चर होने की वजह से क्या है, हमारा ब्लड आ जाता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर, और फिर वो हमारा होते हुए स्पूटम से बाहर आ जाता है। ठीक है, क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, पेशेंट में स्पूटम के साथ ये आपको देखने को मिलेगा पिंक कलर का स्पूटम देखने को मिलेगा या रेड कलर का। ठीक है, मतलब स्पूटम में क्या है, हमारा ब्लड आने लगेगा। तो ये एक कंडीशन है, अगर आर्टरी रप्चर हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक कंडीशन बढ़ जाती है, तो हेमेप्टोसिस देखने को उसमें मिलता है। फिर है हमारा कफ। कफ भी इसी वजह से होगा हमारा, बहुत ज़्यादा पल्मोनरी कंजेशन की वजह से या पल्मोनरी आर्टरी में क्या है कंजेशन की वजह से हमारा कफ देखने को मिलेगा, पेशेंट को खांसी आने लगती है। फिर हमारा चेस्ट पेन है, वो भी हमारा पल्मोनरी हाइपरटेंशन या पल्मोनरी कंजेशन आप कह सकते हो, उस वजह से हमें पेशेंट को बताएगा कि हमारा मेरे को चेस्ट पेन है। ठीक है, फिर है हमारा थ्रम्बो एम्बोलिटिक कॉम्प्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, ये ब्लड जो है आगे पंप नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा देर तक रुका हुआ है, और जब ब्लड बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ रुका रहेगा उसके वजह से हो सकता है यहाँ पे क्लॉट बन जाए। क्या बन जाए, क्लॉट बन जाए, और क्लॉट बनने का यहाँ पे खतरा है। और ये क्लॉट बन के हो सकता है आगे जाए, और आगे जाके हमारा पंप करेगा और आर्टरी के थ्रू हो सकता है हमारा ब्रेन में चला जाएगा, ब्रेन में भी क्लॉट बन सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, ये क्लॉट कहीं पे भी जाके फंस सकता है। तो थ्रम्बो एम्बोलिटिक क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन जो है हमारा वो देखने को मिलेंगे, यानी कि ब्लड क्लॉट बनेगा और वो क्लॉट कहीं पे भी जाके फंस सकता है, और उसके वजह से कोई भी हमें प्रॉब्लम, स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम या हार्ट अटैक जैसा हमें कोई कंडीशन, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है ये क्लॉट क्या है बैक फ्लो करके यहाँ पे कहीं फंस जाए, और इसके वजह से यहाँ पे फ्लो है क्या पूरा तरह से ये यहाँ पे जैम लग गया और बंद हो गया, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जब क्लॉट जाके कहीं हमारे लंग्स के आर्टरी या वेन्स में फंस जाता है, उसकी वजह से सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकते हैं, ब्रेन में जाके फंस सकता है, उस वजह से स्ट्रोक हो सकता है, और भी बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी में जाके फंस सकता है। ठीक है, उसकी वजह से हार्ट अटैक भी हमें हो सकता है। तो थ्रम्बो एम्बोलिटिक चेंजेस भी इसमें या कॉम्प्लिकेशन भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसके जो कॉज थे मैंने बताया आपको, ये कॉज हैं इसके, और ये हैं इसके कॉम्प्लिकेशन हमें जो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने मिट्रल स्टेनोसिस का जो बेसिक्स था ये समझा कि मिट्रल स्टेनोसिस क्या है,
क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है और क्या क्या इसके कॉज हैं, और इन कॉज की वजह से हमारा क्या हो रहा है, हमारा मिट्रल स्टेनोसिस हो रहा है, और मिट्रल स्टेनोसिस के वजह से हमारे क्या क्या साइन और सिम्टम हमें देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा पैथोफिजियोलॉजी जो थी इसकी मैंने इसमें समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी हमें डायग्नोसिस कैसे करनी है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर इसके क्या क्या हो गए, और इसका क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं, ठीक है। सर्जिकल भी और नॉन सर्जिकल भी, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है इसका और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट भी इसका होता है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो या कुछ छूट गया उसमें तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसके डायग्नोस्टिक, ठीक है, और इसका जो ट्रीटमेंट है उस पर वीडियो नेक्स्ट इसकी आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच।